हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आप जानते हैं, जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती की जो सीरीज़ चल रही थी, उसी श्रृंखला में आज ये तीसरी सीरीज़ है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ाने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। तो क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे इसकी जो लगभग जो स्थान पाए गए सिंधु नदी के किनारे पाए गए, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी ये सभ्यता को जाना जाता है। रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा हड़प्पा सभ्यता का स्वर्णिम काल 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व को माना जाता है। जो हड़प्पा सभ्यता का जो तिथि है वो 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक जो इसकी तिथि है वो मानी जाती है। हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र लगभग 12,99,660 वर्ग किमी में फैला हुआ है। यह सभ्यता उत्तर में जो है कश्मीर के मांडा से, दक्षिण में दैमाबाद तक तथा पश्चिम में बलूचिस्तान के सुदगेंडोर से लेके पूर्व में उत्तर प्रदेश के आलमगीर तक विस्तृत है। हड़प्पा सभ्यता के अवशेष भारत, पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान तीनों ही देशों में मिलते हैं। और ये जो सभ्यता है ये 3 देशों में फैली हुई है, भारत और पाकिस्तान और अफगानिस्तान में। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की उस समय जो सामाजिक स्थिति थी वो कैसी थी, समाज कैसा था, लोग रहते कैसे थे, उनका खान पान क्या था, उनका रहन सहन कैसा था, वो क्या पहनते थे। तो हम इस पे बात करेंगे। तो सामाजिक व्यवस्था का मुख्य आधार परिवार था। जैसे कि आज हमारे सामाजिक व्यवस्था का जो सबसे छोटी इकाई है वो परिवार है, उसी तरीके से जब सिंधु घाटी सभ्यता जो थी उस समय भी जो सामाजिक व्यवस्था की जो मुख्य आधार है वो परिवार ही था। उस समय का जो परिवार था वो मातृसत्तात्मक परिवार था। माता ही परिवार की मुखिया हुआ करती थी। सोना, चांदी, हाथी दांत, तांबे, सीपियों से निर्मित आभूषण प्रचलित थे। उस समय जैसे कि आज अपने आप को सुंदर दिखने के लिए लोग आभूषण स्त्रियां ग्रहण करती हैं, पुरुष करते हैं, उसी तरीके से उस समय के जो लोग थे वो सोना, चांदी और हाथी दांत के बने हुए आभूषण पहनते थे, जैसे कि आज भी पहनते हैं। अंतिम संस्कार की 3 पद्धतियाँ थीं। कौन कौन सी पद्धतियाँ थी? तो एक तो पूर्व समाधिकरण थी, मतलब पूरी तरीके से दफना देना या जला देना, आंशिक रूप से। फिर दाह संस्कार मतलब जलाना। अब आगे चलिए देखते हैं आर्थिक दशा कैसी थी। अब उन लोगों का जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो किस देश से व्यापार करते थे, उनके आय का स्रोत क्या था मुख्य रूप से, और फिर वो लोग किस देश के साथ आयात निर्यात का कार्य करते थे, तो इसके बारे में देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन का प्रमुख आधार कृषि अथवा पशुपालन, शिल्प और व्यापार थे। उस समय के लोग भी जो है कृषि करते थे, पशुपालन करते थे, शिल्प उद्योग जो था उनका प्रमुख था। हड़प्पा में 9 फसलों का जो है साक्ष्य हमको मिलता है। गेहूँ, जौ, कपास, मटर, राई, तिल और सरसों, चावल तथा बाजरा आदि ये जो है प्रमुख फसलें थी सिंधु घाटी सभ्यता के समय की। ताम्र तथा टीन मिश्रण से काष्ठ निर्माण की प्रविधि उन्हें याद थी। वो लोग जानते थे कि किस तरीके से कांसा जो है बनेगा, उनको ये विधि मालूम थी। इसी कारण इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते थे, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को जो कांस्य बनाने की जो विधि मालूम थी और उन्होंने कांस्य की एक मूर्ति भी मिलती है नर्तकी की, और इसलिए इनको ये पद्धति मालूम थी, तो इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। लोथल से गोदीबाड़ा का साक्ष्य
फारस की मोहर बाह्य व्यापार का संकेत करती है। लोथल से ही गोदीबाड़ा मिला और साथ ही साथ में फारस की एक मोहर मिली है। तो फारस की मोहर मिलने का मतलब है कि लोग जो है फारस के साथ व्यापार किया करते होंगे, तभी तो मोहर मिली लोथल में। लोथल मतलब आधुनिक समय में कहाँ है, तो गुजरात में है। व्यापार वाणिज्य वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित थी। जो व्यापार था वो वस्तु विनिमय पर आधारित थी। वस्तु विनिमय बार्टर सिस्टम, किसी के पास जो सामान है, जैसे कि मान लीजिए जो गांव के लोग हैं, अभी भी भारत में ये सिस्टम जो है देखा जा सकता है, ख़ास तौर पे गांव में है, अब तो शहरों में नहीं है। गांव में देखेंगे कि आज भी लोगों के पास अगर किसी के घर में चना है तो और उसे मटर की आवश्यकता है, तो किसी भी पड़ोसी से अपने जो है चना को देके उससे मटर प्राप्त कर लेता है, क्योंकि चने की आवश्यकता उसके पड़ोसी को होती है और मटर की आवश्यकता जैसे उसको दूसरे को है, तो दोनों आपस में अदला बदली कर लेते थे। इसी तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता में जो व्यापार हुआ करता था वो अदला बदली का ही व्यापार था, मतलब वस्तु विनिमय का था। जो जिस देश से भी ये लोग आयात निर्यात करते थे, इस देश से कुछ चीज़ें भेजी जाती थी, कपास वगैरह, तो उस देश से सीपी वगैरह और ये सब चीज़ें मंगाई जाती थी। इस तरह से इनका व्यापार चलता था। माप के लिए दशमलव पद्धति तथा तौल के लिए भाजन प्रणाली के साक्ष्य विभिन्न स्थलों से प्राप्त होते हैं। इनके जो बाट थे वो 2 kg के, 4, फिर इसके बाद मतलब डबल थे, 2 का जो डबल हो जाना, 4 का 8 का 16 kg के। लेकिन आज के समय में 1 किलो 2 किलो थी, लेकिन उस समय 2 भाजन प्रणाली थी। चलिए अब आगे हम बात करते हैं धार्मिक जीवन पर। तो इनका धार्मिक जीवन कैसा था? धार्मिक जीवन एवं कर्मकांडों को महत्व दिया जाता था। इस समय जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, ये कर्मकांड को भी महत्व देते थे और ये रूढ़िवादी थे धार्मिक रूप से। मूर्तियों मोहरों पर अंकित चित्र से पशु पूजा तथा वृक्ष पूजा, मातृ देवी की पूजा की प्रवृत्ति सामने आई है। जो सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त मोहरें हैं उस पे पशु के चित्र, वृक्ष के चित्र बने हुए हैं, जिससे ये पता चलता है कि उस समय के जो लोग थे इनकी पूजा किया करते थे। मातृ देवी तथा पशुपति की मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं, जैसे कि चित्र में आप देख रहे हैं वो पशुपति की मूर्ति है। पशुपति की मूर्ति है और इस मूर्ति में देखिए 4 चित्र बने हुए हैं। अभी इसका वर्णन है इसमें। ये जो मूर्ति प्राप्त हुई मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। ये शिव जी की मूर्ति है ऐसा माना जाता है। इसके दाएं ओर है वो चीता तथा हाथी का चित्र बना हुआ है। देखिए जैसे यहाँ चीता है, ये हाथी रही, इस तरह से चित्र बना हुआ है। और बाएं जो है गैंडा, ये गैंडा हो गया, और ये जो है भैंसा उत्कृष्ट है। तो इस तरीके से इनके जो है चित्र बने हुए हैं। तो इससे पता चला ये शिव की भी आराधना करते थे, पशुपति शिव की। अब आते हैं नगरी योजना पे। इसके नगरी योजना कैसी थी उस समय की? सिंधु घाटी सभ्यता एक ऐसी सभ्यता है जो नगरीकरण के लिए ही प्रसिद्ध है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे जो प्रमुख विशेषता है वो नगरीकरण ही है, क्योंकि उस समय के ये इतनी प्राचीन सभ्यता होने के बावजूद भी इतना आधुनिक तरीके से बसाया गया था ये शहर, ये मतलब सभ्यता, कि आज भी हम इससे जो है कुछ चीज़ें सीखते हैं और अपने मकानों में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं एक एक करके इस सभ्यता की नगरीय विशेषता के बारे में। सबसे पहले नगर प्राय 2 भागों में विभाजित थे। एक नगर ऊपरी भाग कहलाता था, दूसरे निम्न भाग। 2 नगर हो गए। ऊपरी भाग दुर्गकृत था। दुर्गकृत का मतलब हुआ जैसे कि दुर्ग जो बनाए जाते थे, जैसे कोई घर बना, इस तरीके से घर बना, तो इसके आगे पीछे भी इस तरीके से दीवार बना दी जाती थी। दुर्गकृत कर दिया जाता था और उसको सुरक्षित कर दिया जाता था। और जो इसमें जो बड़ी बड़ी इमारतें प्राप्त हुई, जैसे कि खाद्य भंडार गृह, जिसको जो है
अन्नागार बोलते हैं। इसके अलावा स्नानागार, बड़ी बड़ी इमारतें मिली, और जबकि निम्न भाग में छोटे भवन जो है मिले। भवन सामान्यतः क्षेत्रफल तथा सड़कों के किनारे निर्मित थे, और भवनों के दरवाजे पीछे की तरफ खिलते थे। जैसे कि आज के समय जो है रोड के किनारे घर तो होते हैं, लेकिन उनके जो घर के दरवाजे होते हैं वो रोड की तरफ ही खुलते हैं। लेकिन जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो घर हुआ करते थे वो रोड किनारे होते हुए भी उनके दरवाजे और खिड़कियां पीछे की ओर खुलते थे। और नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई गई थी। ग्रिड पद्धति क्या होती है? तो ग्रिड पद्धति ये ग्रिड पद्धति है जिसके किनारे जो स्क्वायर में बना हुआ है चारों तरफ से। इस तरीके के जो पद्धति थी वो ग्रिड पद्धति थी। जो घर होते थे वो स्क्वायर में होते थे। जो सड़कें थी उस समय वो भी जो है समकोण पे काटती थी, मतलब कोण बनना ज़रूरी है, समकोण पे सब चीज़ें हुआ करती थी, उनके घर भी और सड़कें भी। पक्की नालियों की व्यवस्था इस सभ्यता की प्रमुख विशेषता है। आज भी देखेंगे भारत में तो जो पानी निकासी की व्यवस्था है इतनी सर्वोच्च नहीं है, इतनी अच्छी नहीं है, उत्कृष्ट प्रकार की नहीं है, लेकिन फिर भी इतनी प्राचीन सभ्यता होने के बाद भी, ईसा पूर्व की बात हो रही है, फिर भी वो उस समय की जो नालियाँ थी उन सिंधु घाटी सभ्यता की वो पक्की ईंटों से बनी हुई होती थी, ऊपर से ढकी हुई होती थी। तो पानी निकासी की जो व्यवस्था थी उनकी बहुत श्रेष्ठ थी। मोहनजोदड़ो से ही विशाल स्नानागार का साक्ष्य मिला है। फिर आगे चलते हैं। लिपि तथा लेखन कला कैसा था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार लिखते थे, उनकी लेखन की लिपि क्या थी, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सिंधु घाटी कालीन मोहरों से लिपि तथा धर्म की जानकारी मिलती है। जो मोहरें प्राप्त हुई उससे ही उनकी लिपि तथा उनके धर्म की जानकारी मिलती है। और सिंधु लिपि चित्रात्मक थी। उनकी जो लिपि थी कैसी थी? तो उनकी लिपि जो थी चित्रात्मक थी। इस लिपि को पढ़ने में अब तक सफलता प्राप्त नहीं मिली है, सफलता नहीं मिल पाई है, लोग पढ़ नहीं सके क्योंकि इनकी जो लैंग्वेज थी लिखी हुई नहीं थी बल्कि चित्र बने हुए हैं। लिपि पे सबसे ज़्यादा प्रचलित जो चिन्ह मिला है वो किसका मिला है? तो मछली और यू आकार का चित्र देखने को मिलता है। लिखावट जो लिखते किधर से थे? तो बाईं ओर से ये लोग दाईं ओर की तरफ लिखते थे, जिसको बुस्त्रोफेदम लिपि भी कहते हैं। चित्रात्मक लिपि के साथ साथ इसको क्या कहते हैं? बुस्त्रोफेदम लिपि भी कहते हैं। चित्रों का अंकन सेलखड़ी से तथा आयताकार मुहर मिली हैं। जो चित्र थे वो सेलखड़ी से की गई थी चित्रकारी, और इनकी मोहरें कैसी होती थी? तो उनकी मोहरें भी आयताकार थी। अब आगे चलिए बात करते हैं याद करने योग्य बिंदु। जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन्हें याद करना इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इन्हें याद रखना आवश्यक है। तो चलिए इसके बारे में कुछ जो पॉइंट है डिस्कस करते हैं। हड़प्पा सभ्यता के धौलाधर स्थल से शैलकृति स्थापत्य के प्रमाण मिलते हैं। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। ग्रिड पद्धति जैसा मैंने बताया कि वो समकोण पे सब चीज़ें रखते हैं, बनाते हैं, चाहे वो सड़क हो या घर हो। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली। कांस्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। ये देखिए ये कांस्य मूर्ति है नर्तकी की। अग्निकुंड लोथल तथा कालीबंगा से प्राप्त हुआ। अग्निकुंड भी मिला है, जिससे ये पता चलता है कि लोग जो है कर्मकांड में विश्वास करते थे, लोग पूजा करते थे। अग्निकुंड प्राप्त हुआ है। लोथल तथा सुतकोतदा सिंधु सभ्यता के दो बंदरगाह, एक तो लोथल, दूसरा सुतकोतदा, ये दो बंदरगाह थे उस समय के, जहाँ से लोग व्यापार किया करते थे। सिंधु सभ्यता में प्रमुख फसल जो थी वो गेहूँ और जौ थे। आग में पकी हुई मिट्टी को
जो आग में पकी हुई मिट्टी को जो थे टेराकोटा कहते थे, चाहे वो बर्तन हो या कोई अन्य चीज़ें हों, तो उनको टेराकोटा के नाम से जाना जाता था। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि टेराकोटा किसे कहते हैं, जो भी मिट्टी आग में पक गई उसे टेराकोटा कहेंगे। अब सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन है और किस नदी के किनारे बसे हैं। कभी कभी एग्ज़ाम में जो है ये पूछ लेता है कि हड़प्पा जो थी वो किस नदी के किनारे था, या मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है। तो इस तरह की जो चीज़ें पूछी जाती हैं इसके बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। हड़प्पा कहाँ किस नदी के किनारे था, तो ये रावी नदी के तट पे था। मोहनजोदड़ो ये सिंधु नदी के तट पे था। कालीबंगा घग्गर नदी के तट पे था। और लोथल जो एक बंदरगाह भी है सिंधु सभ्यता का, ये भोगवा नदी के तट पे स्थित था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।